कहानी की शुरुआत एक बरसाती रात से होती है, जहां दो युवा लड़कियां तेज बारिश में भीगती हुई किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रही हैं। दोनों रास्ता भटक चुकी हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अपने घर तक कैसे पहुंचा जाए। काफी देर भटकने के बाद उनकी नजर सड़क किनारे बने एक घर पर पड़ती है। मदद की उम्मीद में वे उस घर का दरवाजा खटखटाती हैं। दरवाजे की आवाज सुनकर अंदर रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम इवान है, बाहर आता है। दरवाजा खोलते ही वह देखता है कि सामने दो लड़कियां खड़ी हैं जो बारिश से पूरी तरह भीग चुकी हैं। उनकी हालत देखकर इवान उन्हें अंदर आने का निमंत्रण देता है। उस समय घर में इवान के अलावा कोई और मौजूद नहीं होता। अंदर आने के बाद वह दोनों को टॉवेल देता है ताकि वे खुद को सुखा सकें। फिर वह उनसे पूछता है कि वे कौन हैं और यहाँ तक कैसे पहुंची। लड़कियां बताती हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर उन्हें गलत जगह छोड़ गया, जिसके कारण वे रास्ता भटक गईं। ये सुनकर इवान तुरंत अपने मोबाइल से उनके लिए दूसरी टैक्सी बुक कर देता है। हालांकि ऐप पर दिख रहा था कि टैक्सी को वहां पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगेंगे, यानी अब दोनों लड़कियों को काफी देर तक उसी घर में रुकना पड़ेगा। इवान उनसे कहता है कि जब तक टैक्सी नहीं आती वे आराम से बैठकर इंतजार करें। इसके बाद वह उनके लिए कॉफी बनाने किचन की ओर चला जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि दोनों लड़कियां भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती हैं और बार बार उसके बेहद करीब आने की कोशिश करती हैं। उनकी इस अजीब हरकत से इवान थोड़ा असहज महसूस करने लगता है, इसलिए वह बातचीत का विषय बदलते हुए उन्हें वापस ड्राइंग रूम में ले आता है। कुछ देर बाद इवान एक सोफे पर बैठा होता है, तभी दोनों लड़कियां उठकर उसके दोनों ओर बैठ जाती हैं। इतना ही नहीं, वे लगातार उसके बहुत करीब आने की कोशिश करती रहती हैं। दरअसल इवान एक शादीशुदा इंसान है। उसकी पत्नी कुछ घंटों पहले बच्चों के साथ घूमने के लिए बाहर गई हुई है। यही वजह है कि इवान किसी भी तरह की गलत स्थिति में पड़ना नहीं चाहता, मगर दोनों लड़कियां बार बार उसे असहज करने वाली हरकतें करती रहती हैं। स्थिति से बचने के लिए इवान अपनी जगह बदलकर दूसरे सोफे पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन कुछ ही पलों बाद दोनों लड़कियां फिर उसके पास पहुंच जाती हैं और बातचीत के दौरान उसे जरूरत से ज्यादा नजदीकी बनाने की कोशिश करने लगती हैं। इवान को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह समय देखने के लिए अपना फोन चेक करता है और पाता है कि टैक्सी आने में अभी भी लगभग 20 मिनट बाकी हैं। उसके लिए ये 20 मिनट काफी लंबे लग रहे थे। समय बिताने के लिए इवान उनसे उनके काम के बारे में पूछता है। जवाब में दोनों बताती हैं कि वे एयर होस्टेस हैं और अपने काम की वजह से अक्सर अलग अलग देशों की यात्रा करती रहती हैं। बातचीत आगे बढ़ती है और दोनों लड़कियां इवान की खूब तारीफ करने लगती हैं। इसी दौरान वे उसकी उम्र पूछती हैं। इवान बताता है कि वह लगभग 45 साल का है। ये सुनकर लड़कियां हैरानी जताती हैं और कहती हैं कि वह अपनी उम्र से काफी कम दिखाई देता है। उनमें से एक लड़की मजाकिया अंदाज में कहती है कि उसे हमेशा ऐसे आदमी पसंद आते हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो लेकिन जो देखने में काफी युवा लगें। इवान बस हल्की सी मुस्कान दे देता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह टैक्सी जल्दी आ जाए और यह अजीब स्थिति खत्म हो। लेकिन इसके बाद भी दोनों लड़कियों का व्यवहार नहीं बदलता। वे लगातार इवान को उलझाने और उससे घुलने मिलने की कोशिश करती रहती हैं। परेशान होकर इवान एक बार फिर अपनी सीट बदल लेता है और मोबाइल में टैक्सी की लोकेशन चेक करता है। इस बार स्क्रीन पर दिखाई देता है कि टैक्सी केवल 5 मिनट की दूरी पर है। यह देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। इसी बीच जेनी नाम की लड़की इवान से पूछती है कि क्या वह वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती है। इवान उसे रास्ता बताते हुए अनुमति दे देता है। जेनी तुरंत वहां से उठकर वॉशरूम की ओर चली जाती है। अब कमरे में केवल इवान और दूसरी लड़की बेन मौजूद रहते हैं। जेनी के जाते ही बेन फिर से इवान के पास आने की कोशिश करती है। वह माहौल को हल्का बनाने के बहाने इवान को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। लेकिन तभी इवान के मोबाइल पर कॉल आती है। यह उसी टैक्सी ड्राइवर की कॉल थी जिसे उसने बुक किया था। ड्राइवर बताता है कि वह घर के बाहर पहुंच चुका है। ये सुनते ही इवान राहत की सांस लेता है और बेन से कहता है, लगता है तुम्हारी टैक्सी आ गई है। इवान ने राहत भरे अंदाज में कहा, अब शायद तुम्हें अपने घर के लिए निकल जाना चाहिए। ये सुनकर बेन बोली कि वह जेनी को बुलाकर लाती है और तुरंत वॉशरूम की तरफ चली गई। इवान बाहर खड़ा दोनों के आने का इंतजार करता रहा, लेकिन कई मिनट बीत जाने के बाद भी न तो कोई बाहर आया और न ही अंदर से कोई आवाज सुनाई दी। दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर भी काफी देर से बाहर इंतजार कर रहा था। आखिरकार इवान खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजे के बाहर खड़े होकर बोला, तुम्हारी टैक्सी बाहर खड़ी है, जल्दी बाहर आओ। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ पल रुकने के बाद उसने कहा कि वह अंदर आ रहा है। जैसे ही इवान अंदर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि माहौल पहले जैसा नहीं रहा। दोनों लड़कियां उसे जानबूझकर वहीं तक लेकर आई थीं
और अब लगातार उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। इवान शुरुआत में दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर होते चले जाते हैं। देखते ही देखते रात बीत जाती है। अगली सुबह जब इवान की आंख खुलती है तो उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और कभी नहीं चाहता था कि उसके भरोसे को ठेस पहुंचे। सबसे पहले वह कमरे में नजर दौड़ाता है और यह देखकर थोड़ी राहत महसूस करता है कि दोनों लड़कियां वहां मौजूद नहीं हैं। उसे लगता है कि शायद वे जा चुकी हैं। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगता है, उसे घर के किसी दूसरे हिस्से से आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज का पीछा करते हुए वह आगे बढ़ता है और एक कमरे तक पहुंच जाता है। वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह जाता है। रसोई और आसपास का हिस्सा पूरी तरह अस्त व्यस्त पड़ा था। बर्तन, खाना और बाकी सामान जगह जगह बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो पूरे घर में किसी ने जानबूझकर तबाही मचा दी हो। ये सब देखकर इवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दोनों लड़कियों से सख्त लहजे में कहता है, बस बहुत हो गया, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन दोनों उसकी बात को गंभीरता से लेने के बजाय हंसने लगती हैं। उनकी यह प्रतिक्रिया इवान को और ज्यादा नाराज कर देती है। इसी बीच उसके फोन पर पत्नी की वीडियो कॉल आ जाती है। इवान घबरा जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी इन लड़कियों को घर में देख ले। वह तुरंत बाहर जाकर सामान्य तरीके से पत्नी से बात करता है और कॉल खत्म कर देता है। जैसे ही कॉल समाप्त होती है, वह वापस अंदर आता है और पहले से भी ज्यादा गुस्से में कहता है, अगर तुम लोग अभी नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये सुनते ही दोनों लड़कियां घर के दूसरे हिस्से की ओर भाग जाती हैं। शुरुआत में इवान को लगता है कि शायद अब वे डर गई हैं, लेकिन जब वह उनके पीछे पहुंचता है तो देखता है कि वे घर के सामान को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगी हैं। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी की बनाई हुई एक खास आर्ट वर्क भी खराब कर दी गई थी। यह देखकर इवान का धैर्य पूरी तरह खत्म हो जाता है। वह दोबारा पुलिस को फोन करने की बात करता है। तभी लड़कियां उसे चेतावनी देती हैं कि अगर पुलिस आई तो मुश्किल में वे नहीं बल्कि वहीं फंसेगा। उनका कहना था कि वे साबित कर सकती हैं कि उन्होंने रात उसके घर में बिताई है। यह सुनकर इवान दुविधा में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। उसी दौरान दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर उसकी पड़ोसन खड़ी होती है, जो उसकी पत्नी की करीबी दोस्त भी थी। इवान जल्दी से लड़कियों से कहता है कि वे अंदर ही रहें और बाहर ना आएं। इसके बाद वह पड़ोसन से बात करने बाहर चला जाता है। दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी लड़कियों में से एक वहां पहुंच जाती है और जानबूझकर ऐसा व्यवहार करने लगती है जिससे गलत फहमी पैदा हो। यह देखकर पड़ोसन नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि इवान अपनी पत्नी के साथ ईमानदार नहीं है। वह गुस्से में वहां से चली जाती है और कहती है कि वह इस बारे में उसकी पत्नी को जरूर बताएगी। अब तक इवान पूरी तरह परेशान हो चुका था। आखिरकार वह फैसला करता है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब वह पुलिस को जरूर बुलाएगा। यह सुनते ही पहली बार दोनों लड़कियों के चेहरे पर घबराहट दिखाई देती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि मामला अब उनके हाथ से निकल सकता है, इसलिए वे तुरंत वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ देर बाद इवान उन्हें अपनी कार में बैठाता है और उनके बताए हुए पते की ओर निकल पड़ता है। सफर के दौरान ज्यादा बातचीत नहीं होती। आखिरकार वह दोनों को उनकी मंजिल पर छोड़ देता है और फिर सीधे अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह घंटों तक फैले हुए सामान को समेटता रहता है। बिखरे हुए कमरे, टूटे हुए सामान और रात भर की घटनाएं उसके दिमाग में लगातार घूम रही थीं। काफी मेहनत के बाद जब घर कुछ हद तक सामान्य दिखने लगता है, तब वह थका हुआ दूसरे कमरे की ओर बढ़ता है। लेकिन तभी इवान की नजर फर्श पर पड़ी अपनी फैमिली फोटो पर जाती है। तस्वीर का फ्रेम टूटा हुआ था और शीशा बिखरा पड़ा था। यह नजारा देखकर उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज उसकी फैमिली ही थी। किसी ने उसकी यादों से जुड़ी तस्वीर को भी नहीं छोड़ा था। वह झुककर फोटो उठाने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने भारी लोहे की चीज उसके सिर पर दे मारी। जोरदार वार लगते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दृश्य में इवान को अपने ही बेड पर होश आता है। उसके दोनों हाथ कपड़े से कसकर बांधे गए थे। दर्द से कराहते हुए वह सामने देखता है, जहां जेनी आराम से बैठी अपने होंठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। इवान कांपती आवाज में उससे पूछता है, आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन जेनी उसकी बात सुनकर सिर्फ मुस्कुराती है और कोई जवाब नहीं देती। इसी दौरान बेन कमरे में आती है। उसने इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसे देखते ही इवान का गुस्सा भड़क उठता है। वह चिल्लाकर कहता है, यह मेरी बेटी की ड्रेस है, इसे तुरंत उतारो।
मगर बेन उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसके और करीब आने लगती है। इवान बार बार मना करता है, लेकिन दोनों लड़कियां उसकी बात सुनने के मूड में नहीं थीं। तभी अचानक इवान का मोबाइल बज उठता है। दोनों लड़कियां फोन उठाकर देखती हैं कि कॉल उसकी पत्नी की है। वे तुरंत इवान को धमकी देती हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे कॉल रिसीव करके उसकी पत्नी को सब कुछ दिखा देंगी। ये सुनकर इवान पूरी तरह घबरा जाता है। वह जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो उसका परिवार टूट सकता है। मजबूरी में वह कहता है, ठीक है, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को इसमें मत घसीटो। इवान की बेबसी देखकर दोनों लड़कियां अपनी चाल में सफल होती नजर आती हैं। कुछ देर बाद जेनी अपने फोन से कई चीजें रिकॉर्ड करने लगती है, जबकि बेन उसके आसपास बनी रहती है। जब रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती है तब जेनी खाने का सामान लेने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। यही मौका देखकर इवान अपनी पूरी ताकत लगा देता है। काफी संघर्ष के बाद वह अपने हाथों पर बंधी कपड़े की गांठ ढीली करने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही उसके हाथ आजाद होते हैं वह तुरंत उठकर बेन को जोरदार धक्का देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। इसके बाद इवान तेजी से जेनी की तरफ बढ़ता है, लेकिन हालात उसके पक्ष में नहीं जाते। जैसे ही वह जेनी के पास पहुंचता है, जेनी अपने हाथ में पकड़ी हुई धातु की वस्तु से उस पर हमला कर देती है। चोट लगते ही इवान फिर से कमजोर पड़ जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता। कुछ समय बाद उसे होश आता है तो वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। उसके कानों पर बड़े हेडफोन लगाए गए थे। दोनों लड़कियां जानबूझकर तेज आवाज में संगीत चलाकर उसे परेशान करने लगती हैं। शोर इतना ज्यादा था कि इवान दर्द से तड़प उठता है। वह बार बार उनसे कहता है, तुम लोगों को आखिर चाहिए क्या? जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूं, बस ये सब बंद कर दो और मुझे छोड़ दो। लेकिन दोनों लड़कियां उसकी गुहार का मजाक उड़ाती रहती हैं। तभी घर की घंटी फिर से बजती है। इस बार वे इवान को जल्दी से एक दूसरे कमरे में छिपा देती हैं और खुद दरवाजा खोलने पहुंच जाती हैं। दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था जो इवान की पत्नी के लिए काम करता था। वह किसी जरूरी काम से वहां आया था। घर के अंदर आते ही उसे दोनों लड़कियां दिखाई देती हैं। जब वह उनसे परिचय पूछता है तो वे झूठ बोलते हुए कहती हैं कि वे इवान की रिश्तेदार हैं, लेकिन उस व्यक्ति को पता था कि उनकी बात सही नहीं है। ऊपर से पूरे घर का बिखरा हुआ हाल भी उसे काफी संदिग्ध लग रहा था। इसी बीच उसे घर के अंदर से किसी की दबी हुई आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वह उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां इवान को बांध कर रखा गया था। उसे देखकर वह तुरंत उसकी रस्सियां खोलने की कोशिश करता है, मगर तभी बाहर से किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। वह तुरंत बाहर की तरफ दौड़ता है और देखता है कि दोनों लड़कियां घर के सामान के साथ साथ इवान की पत्नी की बनाई हुई कला कृतियों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है और लगातार समझाने लगता है कि वे ऐसा न करें, लेकिन तनाव और भाग दौड़ के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। दरअसल उसे सांस से जुड़ी गंभीर समस्या थी और जरूरत पड़ने पर वह इन्हेलर का इस्तेमाल करता था। वह जल्दी से अपनी जेब टटोलता है, लेकिन इन्हेलर वहां नहीं मिलता। तभी लड़कियों में से एक मुस्कुराते हुए उसके सामने वही इन्हेलर लहराती है और कहती है, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? यह देखकर वह व्यक्ति घबरा जाता है और इन्हेलर लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दोनों लड़कियां उसे वापस देने के बजाय खिलौने की तरह एक दूसरे की ओर उछालने लगती हैं। वह उन्हें रोकने और इन्हेलर पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, मगर हर बार नाकाम रहता है। आखिरकार धक्का मुक्की और भाग दौड़ के बीच उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर गिरते समय उसका सिर पत्थर के सख्त फर्श से बुरी तरह टकरा गया। चोट इतनी गंभीर थी कि कुछ ही क्षणों में उसकी मौत हो गई। यह देखकर इवान घबरा उठा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, शायद अभी उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन दोनों लड़कियों के चेहरे पर जरा भी चिंता दिखाई नहीं दी। वे ऐसे व्यवहार कर रही थीं मानो कोई बड़ी बात हुई ही न हो। कुछ देर बाद दोनों ने उस व्यक्ति के शरीर को उठाया और बाहर खड़ी गाड़ी में डाल दिया। दूसरी तरफ इवान अभी भी बंधा हुआ था। तभी उसकी नजर पास रखे एक नोटपैड पर पड़ी। उसे लगा कि शायद किसी तरह वह वहां तक पहुंचकर मदद के लिए कुछ लिख सके। वह धीरे धीरे अपनी तरफ से कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, दोनों लड़कियां वापस घर के अंदर आ गईं। उन्होंने उसकी हरकत देख ली और तुरंत उसका सहारा बनने वाली चीजें भी वहां से हटा दीं। इवान लगातार उनसे एक ही सवाल पूछता रहा, आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूं। मगर उसकी बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके बजाय वे घर के बाकी सामान को भी नुकसान पहुंचाने लगती हैं।
ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी की जिंदगी बर्बाद करने में ही खुशी मिलती हो। इसके बाद दोनों लड़कियां घर के बाहर जाकर जमीन खोदना शुरू कर देती हैं। यह देखकर इवान के मन में डर बैठ जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि वे उसके साथ कुछ बहुत भयानक करने वाली हैं। समय बीतता है और आखिरकार अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही दोनों लड़कियां इवान को मजबूती से बांधती हैं और उसे घसीटकर बाहर ले जाती हैं। वहां पहले से एक गहरा गड्ढा तैयार था। इवान का दिल तेजी से धड़कने लगता है क्योंकि अब उसका सबसे बड़ा डर सच होता दिखाई दे रहा था। अगले ही पल वे उसे उस गड्ढे में धकेल देती हैं। हालांकि उसे पूरी तरह नहीं दबाया जाता। उसकी गर्दन तक शरीर को मिट्टी में दबा दिया जाता है और सिर्फ उसका चेहरा बाहर रहने दिया जाता है। इसके बाद दोनों उसके सामने अपनी असली सच्चाई उजागर करती हैं। वे बताती हैं कि उन्हें लोगों की जिंदगी में घुसकर अराजकता फैलाने और सब कुछ बर्बाद करने में आनंद आता है। उनका मकसद पैसे या किसी सामान को चुराना नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को तबाह होते देखना है। इतना कहने के बाद वे बताती हैं कि अब वे हमेशा के लिए यहां से जा रही हैं। ये सुनकर इवान को एक पल के लिए राहत महसूस होती है, लेकिन उसकी यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाती। जाने से पहले लड़कियों में से एक अपना मोबाइल निकालती है और एक वीडियो दिखाती है। ये वही वीडियो था जिसे उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया था। वीडियो को इस तरह रिकॉर्ड किया गया था कि देखने वाले को पूरी घटना की सच्चाई समझ ही ना आए। लड़की मोबाइल को इवान के चेहरे के सामने लाकर कहती है, तुम्हारा भविष्य अब इसी स्क्रीन पर है। अगर तुम इसे रोक सकते हो तो कोशिश कर लो। इसके बाद वह वीडियो को अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है और फोन को वहीं छोड़कर दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही इवान अपनी पूरी ताकत लगा देता है। मिट्टी में दबे होने के बावजूद वह किसी तरह अपने हाथ को थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी तरह फोन तक पहुंचकर वीडियो को अपलोड होने से रोक सके। वह बार बार प्रयास करता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। संघर्ष के दौरान फोन उसके हाथ से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसका प्रयास असफल रह जाता है। कुछ समय बाद दृश्य बदलता है और हम इवान की पत्नी को बच्चों के साथ घर लौटते हुए देखते हैं। जैसे ही वे घर का दरवाजा खोलते हैं, अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरा घर बुरी तरह अस्त व्यस्त पड़ा था। पहली नजर में ऐसा लगता है मानो वहां किसी ने भारी तोड़फोड़ की हो या फिर कोई अजीब घटना घटी हो। इवान की पत्नी एक पल के लिए सोचती है कि शायद उसकी गैर मौजूदगी में घर पर कोई पार्टी हुई होगी या फिर कुछ और हुआ होगा। लेकिन दर्शक जानते हैं कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। हालांकि फिल्म यहाँ किसी स्पष्ट जवाब के साथ खत्म नहीं होती। कहानी के अंत में कई सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। अगर इवान की पत्नी उस वीडियो को देखेगी तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या इवान पूरी सच्चाई बता पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उसकी पत्नी उसकी बातों पर विश्वास करेगी? इन सवालों का जवाब फिल्म दर्शकों की कल्पना पर छोड़ देती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यहाँ आपको इसी तरह की दिलचस्प फिल्मों की कहानियां आसान और मनोरंजक अंदाज में देखने को मिलती रहेंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।